Hello everyone. As we know that we are studying about the crop production, ठीक है, and now we have reached to the manures and fertilizers. Before that we have studied about the transplantation and all, and weedicides, and there are some other agriculture practices just like preparation of soil, after that sowing, after that leveling and transplantation. All these things we have seen in the previous video. Now in this video we will study about the manures and fertilizers, about the irrigation, about the harvesting. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो चल रहा है चैप्टर उससे रिलेटेड. ठीक है, तो बात कर लेते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की. ओके, सो व्हाट इज़ मैन्योर्स एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैन्योर्स आप बेसिकली आप जान लीजिए कि जो खाद वगैरह होती है, सिंपल लैंग्वेज में आई एम टेलिंग यू कि जो खाद वगैरह होती है, ठीक है, आप लोग सुने होगा, आप लोगों ने खाद वगैरह जो लोग स्पेशली घर पे भी बना लेते हैं, ठीक है, इनको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. दैट विल बी कम्स अंडर द मैन्योर्स. एंड द थिंग्स विच वी विल गेट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो ये हमको फर्टिलाइज़र जो है हमें फैक्ट्री से मिलती हैं. इसमें बहुत सारे केमिकल्स जुड़े रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स मिले रहते हैं. तो ये भी हमारे दोनों ही हमारे प्लांट्स को मिनरल्स देने के लिए लगते हैं. प्लांट्स में कई तरीके के मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो उन्हें सॉइल से तो मिलती ही है, बट उनके और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है कि हम ये भी अपने प्लांट्स को दें और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव बनाएं. ठीक है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी मतलब जो हमारी क्रॉप वो अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक ना हो. ठीक है, तो इस मैन्योर जो है स्पेशली जो हम खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं, दैट विल बी मैन्योर्स. और फैक्ट्री क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजर्स क्या हो जाएंगे, जो कुछ केमिकल्स हैं जो कि हम फैक्ट्री में बनते हैं. ठीक है, तो अब क्या दिया गया है मैन्योर्स में, पहले आप जान लीजिए कि जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, सारे जितने भी प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं वो सॉइल से लेते हैं. ठीक है, वो सॉइल से लेते हैं. ठीक है, बट बहुत सारी जो मिनरल्स है वो उनको सॉइल से नहीं मिल पाती. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं हमारे प्लांट्स को सॉइल से नहीं मिल पाती. उसके लिए वी ऐड मैन्योर टू देम. ठीक है, तो हम अपने फील्ड में अपने क्रॉप्स को, अपने प्लांट्स को जो हमने ग्रो की है फील्ड में, उन पे हम मैन्योर्स डालते हैं. ठीक है, ताकि उनमें जो मिनरल्स की कमी है वो कमी पूरी की जाए, और उसी को हम मैन्योरिंग बोलते हैं. ठीक है, एंड ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है ये यहाँ पर इनसाइट में कंपोस्ट. अब कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, तो कंपोस्ट क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, पिट जिसे हम बोलते हैं, पिट खोदी. ठीक है, उसमें बहुत सारे गोबर एंड ऑल और एक्सक्रीटा डाल दिया, मिट्टी डाल दी, और बहुत सारे डिकम्पोजेबल थिंग जस्ट लाइक लीव्स डाल दिए, और कुछ सब्जियां डाल दी, और उसको काफ़ी दिन तक, थोड़े दिन रखे रहे. ठीक है, ये बंद करके ऊपर से. ठीक, उसमें अब देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगी जर्मिनेट करने लगेंगे अपने आप. ठीक है, तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करने लगते हैं. यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको डिकम्पोज, तोड़ने लगेंगे छोटे छोटे फॉर्म में, और इसको फिर वो कंपोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारे लिए मैन्योर साबित हो सकता है. ठीक है, ये इससे भी मैन्योर्स बनते हैं. फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं और चीज़ों की कि मैन्योर्स कैसे बनते हैं, तो मैन्योर्स अक्सर करके काऊ डंग से, और या जो यूरिन है, प्लांट्स वेस्ट, प्लांट्स इन द सेंस के जो प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जैसे गोबर हो गई, ठीक है, और या एनिमल एक्सक्रीटा हो गया. ठीक है, वो सारी चीज़ें डाल दी हमने. हाँ, तो मैन्योर इस तरीके से तैयार की जाती है. मैन्योर्स हमेशा हमेशा ऑर्गेनिक होती है. ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि हम उसे खुद से प्रिपेयर करते हैं ना, तो खुद से प्रिपेयर करते हैं उसे हम, उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं जो डिकम्पोज हो रही हैं. ठीक है, तो उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं. ठीक है,
फिर अगर हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की, तो फर्टिलाइज़र्स भी हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स को ही बढ़ावा देते हैं, हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ, और ये किस चीज़ से बने होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स से मिल करके बने होते हैं। स्पेशली एनपीके का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनपीके या बहुत ही फेमस एक फर्टिलाइज़र है यूरिया, ठीक है। या अगर इसको भी नहीं सुना हो तो पोटैश सुना होगा, ठीक है, पोटैश, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, कई सारी ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं टू इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, जहाँ पर भी वो अपने क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। तो मैन्योर्स डालने से, फर्टिलाइज़र्स डालने से, ठीक है, हमारी जो सॉइल है उनमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो, हमने जो क्रॉप लगाई है, हमने जो प्लांट लगाई है, वो और अच्छे से ग्रो करती है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र्स में स्पेशली क्या होता है, अगर हम आप लोग को बता दें, 3 चीज़ों से, 3 केमिकल कंपाउंड से मिल करके बना होता है। फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, सेकंड इज़ फॉस्फोरस एंड थर्ड इज़ पोटाशियम, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन को जब हम डिनोट करते हैं तो उसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस को हम पी से डिनोट करते हैं, और अगर हमें पोटाशियम को करना होता है तो हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एन पी के, आप इससे समझ सकते हैं फर्टिलाइजर्स हमारा मेनली इन 3 केमिकल्स से मिल करके बना होता है, इनके कंपाउंड से मिल करके, ठीक है। ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है। ये एनिमल वेस्ट से, एनिमल वेस्ट तो आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो फैक्ट्रीज़ में बनता है दैट विल बी अ मेन फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं डिफरेंसेस फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स के बीच में, ठीक है। तो पहली बात तो मैन्योर्स जो हैं कि वाटर में सॉल्युबल जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। ये जल्दी वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। आप उन्हें कभी भी डालेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सेटल डाउन रहेंगे, फिर धीरे 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 करके घुलना शुरू करते हैं। तो इसीलिए कि ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसीलिए प्लांट्स की रूट्स में काफ़ी टाइम तक इनमें पानी जमा रह जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लांट है और यहाँ पर उसकी रूट्स हैं, ठीक है, उनकी रूट्स हैं, तो जब भी आप पेड़ में पानी डालेंगे और यहाँ पर मैन्योर्स हैं तो उस पानी को बहुत जल्दी वो डिसॉल्व नहीं करते, धीरे धीरे करते, तो यहाँ पर रूट्स से हमारे प्लांट्स तक पानी ऊपर तक पहुँच सकता है, ठीक है, फ़ायदा, ठीक। अब फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र्स बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, जल्दी से घुल जाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स भी इनको जल्दी से ले लेता है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए मैन्योर्स की तो ये धीरे धीरे पानी लेते हैं, धीरे धीरे उनका रूट्स एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे पानी ऊपर तक पहुंचता है। इसमें क्या है कि जल्दी ही वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को फर्टिलाइजर्स और जल्दी प्लांट्स तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक अभी बताया मैंने कि इनको खुद से बनाया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों से, जस्ट लाइक काउ डंग एंड ऑल, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनको हम खुद से नहीं बनाते, ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक इन द सेंस कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि कौन सा स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाएगा, कौन सा स्पेसिफिक, जैसे हमने उसमें बताया था ना कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम है, इसमें स्पेसिफिक नहीं होता है बट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। फर्टिलाइजर्स की अगर बात करें तो इनमें स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन किसी में है, किसी में फॉस्फोरस है, किसी में पोटाशियम है, किसी में क्या चीज़ ज़्यादा है, कौन से केमिकल ज़्यादा हैं, तो वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होती हैं कि क्या चीज़ें चाहिए, तो लोग क्या करते हैं उसी हिसाब से अपने प्लांट्स को देते हैं, ठीक। अब ये क्या है कि इनको हम स्टोर करके, इनको स्टोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, या कहीं इधर से उधर ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और क्योंकि ज़्यादा बनाना है तो इनको स्टोर करना काफ़ी दिक्कत हो जाता है, और इनको कहीं यहाँ से वहाँ भेजा भी नहीं जा सकता जल्दी, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ट्रांसपोर्ट इनका करवाना। लेकिन इनके अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें, ठीक, तो ये बहुत पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बहुत भारी भी नहीं होते हैं, इनको ईज़िली लोग स्टोर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी अपने घर में भी रख दिया, ठीक है, फिर इनको कहीं भी ले जा भी सकते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होते हैं तो लोग स्पेशली अपना छोटे से, अगर बहुत कम अमाउंट में लेना है तो अपने
जिस चीज़ में अपने व्हीकल्स में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, या व्हीकल से इधर उधर ले जा सकते हैं बहुत आराम से, मतलब 2 व्हीलर्स भी हों तो वो आराम से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अगर इनका एक्सेसिव मैन्योर्स का अगर एक्सेसिव यूज़ कर लिया जाए तो हमारे सॉइल के लिए हार्मफुल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ह्यूमस होता है, ठीक है, इसीलिए वो हार्मफुल नहीं होंगे। लेकिन इसी जगह पे अगर हम फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हमारे सॉइल को वो ख़राब कर देंगे, और साथ ही साथ जो वाटर है, जो वो, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाला जा रहा है तो पानी की मात्रा भी ज़्यादा डाली जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो पानी जल्दी सोखते हैं ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लगा करता है, ठीक है, तो वो पानी को भी अब पॉल्यूट करेंगे अगर वो पानी बह कर कहीं रिवर या पॉन्ड में जा रहा होगा, ठीक है, और सॉइल को भी ख़राब करते हैं, ठीक, अगर ज़्यादा डल गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनकी, तो अब इसमें एक और चीज़ है कि ये हमारे सॉइल जो हमारी मिट्टी है उसको, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी को उसके बना के रखते हैं, उसकी हमारी मिट्टी ख़राब नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ वाटर की भी कमी नहीं हो पाती। अगर वाटर खींचना हो, उधर से पानी निकालना हो तो पानी भी रहता है अमाउंट में, ठीक। लेकिन अगर इसी जगह पर हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये डैमेज कर देते हैं हमारे सॉइल को, ठीक है, और उनको और ज़्यादा पोरस बना देते हैं, पोरस इन द सेंस भुरभुरा, ठीक है, ज़्यादा भुरभुरा बना देते हैं, और इसमें भी रहता है आपका, ठीक है, इसमें भी पोरस रहेगी लेकिन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहेगी। पोरस इन द सेंस होना कि भुरभुरी जब मिट्टी रहती है तो उसमें से गैसियस एक्सचेंज होने में हेल्पफुलनेस होती है। लेकिन ये क्या करेगा कि ये मिट्टी को अगर बहुत ज़्यादा भुरभुरा बना देगा, तो अगर एक हवा चलेगी तो ऊपर का जो सॉइल का टेक्सचर है वो उड़ करके चला जाएगा, टॉप सॉइल, जैसे हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। तो इतना ज़्यादा पोरस नहीं चाहिए हमारी मिट्टी को, ठीक है, इतना चाहिए कि अगर नॉर्मल एयर चल रही हो तो वो मिट्टी उड़ के ज़्यादा नहीं जा पाए, ठीक है, ये बात हो गई। फिर अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में हम आप लोग को बता दें कि क्या है कि एक सीड, 3 ग्लास हैं, तीनों ग्लास में मिट्टी डली हुई है, और तीनों ग्लासेस में एक में डाल दिया गया है सॉइल और मैन्योर, ठीक है, दूसरे में फर्टिलाइज़र, और तीसरे में कुछ भी नहीं डाला गया है, केवल सॉइल डाला गया है और सीड लगा दिया गया है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको कुछ दिन देखना है, और वाटर भी धीरे धीरे तीनों में एक साथ ही डालना है। अगर ए में आप पानी एक दिन डाल रहे हैं तो तीनों में सेम डे ही आपको पानी डालना है। आप पानी डालिए धीरे धीरे, आप देखेंगे कुछ समय बाद की बात हम कर रहे हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि फर्टिलाइज़र्स जो है वो क्रॉप्स अच्छी हो रही है, ठीक है, अच्छी हो रही है, और जिसमें मैन्योर डला है वो और भी अच्छी हो रही है, उसकी जो मिट्टी है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगर हम बी के कंपैरिजन में बात करें ए की मिट्टी की, उसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी की जो आपने उसमें फर्टिलाइज़र डाला है वो आपके पेड़ को तो सही कर दे रहा है, बट मिट्टी को उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं कर रहा है, वो इनफर्टाइल कर दे रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और तीसरे में हमने कुछ भी नहीं डाला है तो वो धीरे धीरे पेड़ सूख जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब अगर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो दैट इज़ इरिगेशन। अब हमने मैन्योर्स डाल दिया, फर्टिलाइज़र्स डाल दी, हमने सॉइल भी प्रिपेयर कर ली, हमने उसमें सोइंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, अब पानी डालना है उसमें। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी किसको ज़रूरत पड़ती है? पानी सबके लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए ज़रूरी है, और वो प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स के प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो जो प्लांट्स होते हैं अगर उन्हें सफिशिएंट पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगे, ठीक है, वो या तो मर जाएंगे। तो जब हम वाटर देते हैं अपने क्रॉप्स को तो इसी को इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में दिया जाए, ठीक है। अगर बारिश हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो अगर फार्मर्स हमारे अगर केवल रेन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वेदर या क्लाइमेट पे हमारे फार्मर्स डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल के मौसम में कब कुछ बदलाव आ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है। बारिश कई कई जब होनी चाहिए तो काफ़ी दिनों तक नहीं होती है और हमारे फार्मर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, और जब नहीं होनी चाहिए, जब उनको फसल की कटाई करनी होती है वो तो पानी बरस जाता है और उनकी सारी फसल खराब हो जाती है, ठीक है। लेकिन तो फिर भी उनको हर चीज़ों का इंतज़ाम करके रखना होता है। जो अगर कहा जाए मेन सोर्स तो हमारा रेनफॉल ही है, ठीक है। लेकिन अगर रेनफॉल नहीं हुई या रेनफॉल में कोई दिक्कत आ गई, सही समय पर नहीं हुई, तो उसके लिए कुछ अलग अपना इंतज़ाम करके हमारे फार्मर्स रखते हैं, जैसे कि वेल्स। अब वेल्स दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं डग वेल, एक होती हैं ट्यूबवेल। एक होती हैं डग वेल, एक होती हैं ट्यूबवेल। ट्यूबवेल का नाम तो सबने ही सुना होगा, ये है भी, ये लग भी रहा है ट्यूबवेल जैसा, ठीक है। तो डग वेल क्या होता है, जो कुएं से पानी जब निकालते हैं ना तो डैट विल कम्स अंडर द डग वेल। और ट्यूब वेल क्या होती है कि जो लोग आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं मोटर से पानी निकाल करके और खेतों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ ट्यूब वेल्स। रिवर्स के थ्रू भी लोग पानी डालते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स के थ्रू भी पानी डालते हैं, और ये सारी चीज़ें हमको नेचुरली मिल रही हैं, ठीक है। और कैनाल्स के थ्रू, कैनाल्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, नहर, नहर के थ्रू भी लोग पानी डालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बारिश नहीं भी हो तो हम अपने पौधों को, अपने क्रॉप्स को पानी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी दिक्कत है कि एक्सेसिव अमाउंट में पानी भी नहीं जाना चाहिए, एक सीमित अमाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। सीमित अमाउंट में पानी अगर जाएगा तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर बहुत ज़्यादा पानी भी हो जाएगा तो वो मर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे क्रॉप्स को उतना ही पानी मिले जितने की उन्हें ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ बहुत सारे मेथड्स दिखाए गए हैं जो लोग हमारे फार्मर्स यूज़ करते हैं। तो ऊपर में हम 3 या 4 आप लोगों को दिखा देते हैं, सॉरी 3 ही स्पेशली है मेनली। ये ट्रेडिशनल वे हुआ करता था पहले के टाइम का, ठीक है। अब जो यहाँ से लोग यूज़ करने लगे हैं वो अब थोड़ा मॉडर्न वे में आ गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। पहले के टाइम पे वाटर व्हील चलता था कि बैल होती थी और वो कंटिन्यूअस राउंड राउंड घूमा करती थी और ये बाल्टियाँ फिर भरा करती थी और फिर धीरे धीरे उसमें से एक मेड़ होती थी और पूरे फील्ड में पानी डाला जाता था। लिफ्ट इरिगेशन भी बहुत पॉपुलर था, इसको पुली के थ्रू, पुली इन द सेंस कि कुएं से निकाल करके फिर एक एक करके पानी डाला जाता था, ये भी एक प्रोसेस था, ठीक। स्विंगिंग बकेट से भी होता था, इधर एक आदमी खड़ा हो जाता था, इधर एक आदमी खड़ा हो जाता था और दोनों पानी निकाल निकाल के और डाला करते थे पूरे फील्ड में, ठीक है। लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ों में बहुत मेहनत, बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता था, ठीक, और बहुत टाइम टेकिंग भी था और पानी का ज़्यादा वेस्ट होता था और उतना हमारे क्रॉप्स तक नहीं पहुंच पाता था। फिर धीरे धीरे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई और फिर एक और यहाँ पर प्रोसेस दिया है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या किया गया कि यहाँ पे एक पाइप बिछा दी गई और अलग अलग फील्ड में यहाँ पे पाइप ऐसे लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से मोटर लगा दिया गया है, पानी ऊपर से उठ करके आ रहा है और सीधे जितने भी मेड़ हैं उतने मेड़ में जा रहा है, ठीक है। फरो और फील्ड बंड्स में भी यही चीज़ है कि एक जगह से पानी डाला गया, ठीक है, और धीरे धीरे ये रोज़ बना दी गई हैं, जहाँ जहाँ पे पेड़ लगाए गए होंगे, क्रॉप्स लगाई गई होंगी, वहाँ वहाँ तक आराम से पानी पहुँच जा रहा है, ठीक है। स्प्रिंकलर्स में क्या किया जाता है कि स्प्रिंकलर्स में सेम, अगर इसका हम प्रोसेस बताएं तो ऐसे ही मोटर लगा रहता है, ऐसे ही आपका पाइप भी जाती है और रोज़ में ऐसे करके स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं और ये स्पिन हुआ करते हैं, ठीक है, स्पिन होते हैं। तो पानी जब आता है तो ये पूरा हमारे क्रॉप्स को चारों तरफ पानी उनको देते हैं, ठीक है। अब ट्यूबवेल का प्रोसेस तो आप सब जान रहे होंगे कि ट्यूबवेल से भी पानी को इरिगेट किया जाता है, ठीक, हमारे क्रॉप को इरिगेट किया जाता है, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, लेकिन हमें
हमको अपने क्रॉप्स को बचाना भी है। अब किससे बचाना है? इंसेक्ट से बचाना है, पेस्ट से बचाना है, उसमें कीड़े मकोड़े ना लग जाएं, उनमें कुछ इंसेक्टिसाइड ना लग जाए, फंगी ना लग जाए, तो उनसे हमें बचाना है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर हमें अपने क्रॉप को बचाना है पेस्ट से, ठीक है, पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और पेस्ट का मतलब है इंसेक्ट्स हो गए, जैसे रैबिट हो गया, रैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें पेस्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया, फंगई या वायरसेस हमारे क्रॉप्स में लग जाते हैं और हमारे पेड़ सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जर्मिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, फंगीसाइड का यूज़ करते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। और लोग बर्ड्स के लिए पुतले वगैरह भी लगाते हैं ताकि बर्ड्स ना आए, उसमें उनको ये पता रहे कि अब वो किस लिए लगाए जाते हैं पुतले, कि लोगों को जो बर्ड्स आए तो उनको ये रहे कि हाँ कोई इंसान खड़ा है तो वो उनकी क्रॉप्स को ख़राब ना करें, ठीक है। तो स्केयर क्रोज वो लगाते हैं, ठीक है, अपने फील्ड्स में, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग की, तो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग और विनोइंग, तो हार्वेस्टिंग तो बहुत ही अगर कहा जाए तो बहुत इस समय क्या, जब हमारे प्लांट्स, हमारे क्रॉप्स ये सारे प्रोसेस से हो करके गुजरते हैं, तो एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे ये प्रोसेस होने के बाद हमारी जो क्रॉप्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अब उनको काटने का समय आ जाता है, तो काटना और उन क्रॉप्स को गैदर करके रखना, गैदर करना उन क्रॉप्स को, दैट इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। उनकी कटाई करना, उनको गैदर करना, दैट कम्स अंडर द हार्वेस्टिंग। तो इनको मैनुअली भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिकल्स। सिकल्स क्या मतलब, ये हसिया के थ्रू लोग काटते हैं, ठीक। नहीं तो फिर आजकल आ गया है थ्रेशर का लोग यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। थ्रेशर तो आपका थ्रेशिंग तो दूसरी चीज़ हो जाएगी। हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर एक ट्रैक्टर आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अनाज काट देती है वो सारी, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, तो इसका भी यूज़ करते हैं लोग। अदरवाइज़ क्योंकि अगर ये बड़े पैमाने पे इनका यूज़ किया जाएगा तो बहुत लेबर की ज़रूरत पड़ेगी एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। और अब अगर जो टेक्नोलॉजी का लोग यूज़ करते हैं तो उसमें एक मशीन आती है जो कि आपकी फसल हुई है उसको काटती चली जाती है, ठीक है, काट देती है, हार्वेस्टिंग हो जाएगी आपकी। तो अगर बात करें पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्या, नबन्य, कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं और उनको डिफरेंट स्टेट्स में मनाया जाता है इंडिया के, इसी ओकेजन के ऊपर के हार्वेस्टिंग हुई है, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हुई है। तो इनसे रिलेटेड ये बहुत सारे फेस्टिवल्स हम इंडिया में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया है तो उनकी थ्रेशिंग भी करनी पड़ती है। थ्रेशिंग इन द सेंस कि हम उनका जो अनाज को अलग कर दें उस शेफ में से, शेफ इन द सेंस जो ऊपर से उनकी लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है पतली सी, उसको हटा करके हम मेन जो अनाज है उनको निकालें। तो दैट अगर उसे मैनुअली लोग करते हैं, ठीक है, या मैनुअली या मशीन के थ्रू, ठीक है, ग्रेन्स को अलग करते हैं तो उनको हम थ्रेशर्स या कंबाइन बोलते हैं। लेकिन अगर ग्रेन्स को शेफ इन द सेंस कि जो उसके ऊपर लेयरिंग होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, अगर उसको अलग करना रहता है ग्रेन्स को और शेफ को विंड की मदद आप लोग पहले टाइम पे लोग देखते होंगे, लोग ऊपर सूप करके रखते थे और ताकि उनमें से जो भूसी या भूसा है और फैन चला देते थे, ठीक है। जिस तरफ से लोग ऊपर करके उस सूप को रखें उसमें अनाज भरा रहता था और थोड़ा सा भूसी भी भरी रहती थी और लोग उसे निकालते थे, ऐसे धीरे धीरे करके डाल देते, तो हवा के प्रेशर से जो शेफ होते थे, जो भूसी होती थी वो पीछे चली जाती थी उड़ करके और जो ग्रेन्स होते थे वो एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज विनोइंग, इनको हम विनोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि
लोग यूज़ करते थे। हे को, हे क्या है कि जो हम घास फूस यूज़ करते हैं फॉर आर कैटल्स, ठीक है, तो भूसी वगैरह को, तो हम इसको फॉडर के रूप में अपने कैटल्स को देते हैं। कैटल्स इन द सेंस कि कैटल में क्या क्या आ गई, भैंस और गाय, इनको हम देते हैं खाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद है कि हमने सारी चीज़ें कर ली, कटाई वटाई सब हो गई, अब उसको स्टोर करने की बारी आई, ठीक है, हमारे क्रॉप्स को स्टोर करने की बारी आई। तो स्टोर कैसे करना है कि पहली बात तो थ्रेशिंग तक तो वो एकदम सूख जाते हैं, ठीक है, तो हमें उनको ड्राइड ही रखना है, सूखा ही रखना है, ठीक है, ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लग पाएँ इनको, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा ओपन एरिया में नहीं रखना है। ओपन एरिया में रहेंगे तो मॉइस्चर भी कभी कभार हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है तो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें हमें किसी चीज़ में, किसी कंटेनर में, किसी अच्छी जगह स्टोर करके रखना है। ऐसी जगह कि पहली बात तो जिस जगह पे हम रख रहे हैं वहाँ पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ना आने पाए, सॉरी इंसेक्ट्स या पेस्ट ना आ पाएँ, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अगर यूज़ हो तो इंसेक्टिसाइड भी डाल दें, ठीक है। नहीं तो फिर हम कुछ कंटेनर यूज़ करते हैं जैसे कि बिन्स और जूट बैग्स। बिन्स इन द सेंस कि आप यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे ड्रम्स आते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, या जूट बैग्स में रख सकते हैं उसको स्टोर करके। ये नहीं तो फिर अगर आपको लार्ज अमाउंट में रखना है तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रैनरीज इन द सेंस खूब बड़े बड़े से स्टोर करने के लिए प्लेसेस होते हैं, आप वहाँ पे स्टोर करके रख दीजिए तो बहुत अच्छे से वो स्टोर किए जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है कि वहाँ पर पेस्ट नहीं आ पाएँ, इंसेक्ट्स नहीं आ पाएँ, या रैट्स वगैरह नहीं आ पाएँ, ताकि हमारे जो हमने जो रखा हुआ है अपना अनाज वो ख़राब ना हो पाए, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, फंगई या जो फंगी या मूल्स को आप क्या कहते हैं कि फंगस लग जाता है ना, फफूंदी वगैरह नहीं लग पाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ का भी ध्यान देना है, ठीक। तो अब ये हमारा यहाँ पर स्टोरेज का ख़त्म हो गया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में होता क्या है, ठीक। अब ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक लास्ट चीज़ बची हुई है, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब है कि हम क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट कैसे करें। जैसे कि हमें हमारी जो जनरेशन है बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों को खाने के लिए भी देना है, क्योंकि जब जनरेशन बढ़ रही है तो उतने हमें लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स भी ग्रो करना है, क्योंकि फील्ड हमारे पास उतनी है। तो उसके लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड वी विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इन दैट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो। सो इट इज़ नेसेसरी to go through the topics again. Whatever the things I have told you in this video, please go through the topics again so that आपका जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से स्ट्रांगली आपका तैयार हो जाए, ओके। सो इन दिस वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे। इन द सेकेंड वीडियो वी विल स्टार्ट विद द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड नाइट्रोजन साइकिल, ओके। थैंक यू।